हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का सीटेट बाल विकास का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और बाल विकास के बारे में और पेडागोजी के बारे में, शिक्षा शास्त्र के बारे में विस्तार से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। दोस्तों, बालक का विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है? सिर से पैरों की ओर, शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत। दोस्तों, विकास क्या होता है? विकास जो होता है क्या होता है? ये विकासात्मक का ही परिणाम है या विकासात्मक से के संबंधित ही क्वेश्चन है। तो विकास होता है किसी जीव या प्राणी में किसी विशेषता का जन्म लेना। किसका? किसी विशेषता का जन्म लेना जो उसमें पहले नहीं थी, उस विशेषता का जन्म लेना विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विकास क्या होता है? विकास अमूर्त होता है क्योंकि दिखाई नहीं देता, विशेषता दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। विकास अमूर्त होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है या व्यापक होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकासात्मक जो दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर, ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये निकट दूरस्थ सिद्धांत को दर्शाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो होता है वो सिर से पैरों की तरफ होता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, विकास विकास की प्रक्रिया, ध्यान रखना, विकास जो है गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो विकास गर्भ के दौरान ही शुरू हो जाता है। गर्भ में जब सबसे पहले विकास होता है तो सबसे पहले सिर बनता है। ठीक है ना। फिर सिर के बाद धीरे धीरे, सिर के बाद गला बनेगा, पेट बनेगा, छाती पेट बनेगा, फिर पैर बनेगा। तो विकास क्या है? सिर से पैरों की ओर बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? निकट दूरस्थ सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक प्रवृत्ति अनुभव मुद्दा, प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा, एक रूपता व्यक्तिकता का मुद्दा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा। दोस्तों, प्रकृति और पोषण की बहस उस सापेक्ष धारणा से संबंधित है जो दोनों स्तर पर मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकांगी खेल, स्वतंत्र व एकाकी खेल। तो दोस्तों, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कल्पनाशीलता वाला खेल। क्योंकि दोस्तों, लेव वाइगोस्की जो थे एक रूसी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार जो है प्ले या खेल के अवसर और आत्म नियंत्रण के बीच यह तालमेल का सहयोग होता है। क्या होता है? तालमेल का सहयोग होता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, कल्पनाशीलता वाला खेल। क्वेश्चन नंबर 5,
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इसका पालन करे? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण, यांत्रिक प्रयोजन उन्मुखीकरण। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इसके अंदर नैतिक विकास के जो सिद्धांत के 3 स्तर हैं और हर स्तर के 2 चरण हैं, यानी 3 स्तर में 6 चरण हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। दोस्तों, इसका स्तर 2 है, स्तर 2 है और चरण तीसरा है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण का स्तर 2 है और चरण कौन सा है? चरण है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास में सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, क्रमबद्धता वर्ग, जीववाद या फिर समावेशन? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से पूछा गया है। जिसके 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? प्रतीक मतलब चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। फलतः तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, उनमें तार्किक और मानसिक समझ उभरने लगती है, यानी कि इनकी शुरुआत होने लगती है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, उत्तर संक्रियात्मक चरण में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण में? दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण थे, ठीक है ना। वे 4 चरण कौन कौन से हैं? वो है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण और एक है संवेदीगामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, कौन सी? संवेदीगामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी इसको बोलते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। यह कौन सी अवस्था है दोस्तों, या कौन सा चरण है? यह दूसरा चरण है। यह संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है। इस चरण में बच्चे की आयु कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष। दोस्तों, इस अवस्था में या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे में जीववाद होता है। जीववाद का मतलब होता है बच्चा अपने आसपास की दुनिया में, अपने आसपास के खिलौनों में, वस्तुओं में जीवन को खोजता है या जीवन को महसूस करता है। वो समझता है ये भी मेरी की तरह जीवित है, ठीक है ना। प्रतीकात्मक चिंतन होता है, प्रतीकात्मक चिंतन। संरक्षण का अभाव होता है दोस्तों, संरक्षण का अभाव। केंद्रीकरण, अविलोमता, गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। इस अवस्था में गिनती व वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8,
अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए जूझता है। कैसे, क्या एवं क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं पर कोई बच्चा किसी समस्या के समाधान करते समय शुरुआती तौर पर अटक गया है ना, और उसको कोई वयस्क, कोई अभिभावक, उसका कोई टीचर उसको कोई इशारा दे रहा है, उसको कोई संकेत दे रहा है, धीरे से उसको बता रहा है, मतलब इशारा देकर बता रहा है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जेटपीडी होता है। वो जेटपीडी नहीं, सॉरी, इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है ना, इसके फोल्डिंग कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अधिगम के लिए इसके फोल्डिंग का काम करेगा। दोस्तों, इसके फोल्डिंग होता क्या है, इसके फोल्डिंग के और भी नाम है, ढांचा निर्माण, पाड़, पॉइंट। ठीक है ना, इसके अन्य भी नाम है। इसके फोल्डिंग होता है दोस्तों समस्या समाधान के द्वारा, किसी वयस्क द्वारा अस्थायी, दोस्तों अस्थायी, ध्यान रखना, इसमें कैसी सहायता दी जाती है, अस्थायी सहायता दी जाती है। अस्थायी सहायता देना, जैसे शुरुआती इशारा करना, नाजुक परिस्थितियों पर मदद करना, या कोई शुरुआती सहायता करना, किसी भी तरह की शुरुआत में बच्चे की मदद करना, है ना। ठीक है, जिसकी मात्रा सीखने के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है ना, जिसकी मात्रा सीखने के साथ साथ घटती जाती है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। जैसे एक बालक को आधा कल हल किया हुआ उदाहरण दे दिया एक शिक्षक ने और कहा अब इसको हल करो। तो शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में तो शिक्षक ने बच्चे की मदद कर दी ना, क्योंकि आधा हल करके दे रखा है। और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे साइकिल चलाना, किसी बच्चे का साइकिल चलाना, कोई बच्चा साइकिल चलाने की शुरुआत में है, तो अभिभावक ने उसके क्या करा, उसको पीछे से पकड़ के धीरे धीरे बैठना सिखा दिया, और बच्चे ने पेंडल मारने शुरू कर दिए, तो अभिभावक क्या है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ, ये अस्थायी मदद हुई। अब बच्चा खुद साइकिल चलाने लगा, अब इसकी मात्रा जो है सीखने के साथ साथ घटने भी लगी। अब उसको अपने अभिभावकों की जरूरत नहीं है, मतलब मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। संज्ञानात्मक दमन, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचार्य, पुनर्बलन। दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सहपाठी सहयोग। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करके सीखते हैं, और बेहतर ढंग से सीखते हैं। कब सीखते हैं, एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करके। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, सहपाठी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। शारीरिक गति बोधन विज्ञान बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों, स्थानिक बुद्धि किन व्यक्तियों में होती है, तो ध्यान रखना, मूर्तिकार, नक्शा बनाने वाले, चित्रकार, या फिर मिस्त्री, राजमिस्त्री जो होते हैं, है ना, जो घर या मकान बनाते हैं, उनमें कैसी बुद्धि होती है, उनमें स्थानिक बुद्धि होती है। दोस्तों, मूर्तिकार में भी स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है एक व्यक्ति मूर्ति बनाते बनाते हाथ की जगह पैर लगा देगा, पैर की जगह हाथ लगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि उसको उसका स्थान मालूम है, वो उसको उसके हाथ के स्थान पर लगाएगा, और पैर को पैर के स्थान पर लगाएगा। ठीक है, तार्किक और गणितीय बुद्धि जो होती है, गणितज्ञ में होती है, या फिर वैज्ञानिकों में होती है, वकीलों में होती है। तो दोस्तों, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो खुद की भावनाओं को समझने से संबंधित हो, उनमें कैसी बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। और दोस्तों, ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं, स्वयं की या विभिन्न भावात्मक अवस्थाओं को समझ लेते हैं, स्वयं की भी दूसरों को भी भावात्मक अवस्थाओं को समझ लेते हैं। और इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें स्वयं के मूड, स्वभाव एवं इरादों के लिए उचित प्रतिक्रिया देने की
कौशल या योग्यता होती है, ठीक है, या कुशलता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में प्रवीण है। उसके विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए? हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अध्यापकों को विद्यार्थियों हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें अनुदेशन का माध्यम अंग्रेजी हो? नहीं दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। जेंडर, दोस्तों जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, या फिर एक जन्मजात गुण है। दोस्तों जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है लिंग, है ना। लिंग जो होता है वो जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, या फिर ये एक जन्मजात गुण है। तो दोस्तों जेंडर जो होता है एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित है। इसको सामाजिक संरचनाओं ने या समाज ने मान्यता दी है, वरना इसकी कोई मान्यता नहीं है, ठीक है ना। कि लड़के क्रिकेट में अच्छे होते हैं, लड़कियां जो होती हैं खाना बनाने में अच्छी होती हैं, इस तरह की जो गलत भावनाएं हैं ये जेंडर रूढ़िबद्धता होती है। तो ये सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होती हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। तर्क बी, मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले, दोस्तों तर्क आर होगा है ना, तर्क आर, मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है? ये तो नहीं हो सकता। दोस्तों अलग करना, पृथक का मतलब होता है अलग करना। अलग करने का मतलब होता है किसी बच्चों पर मोहर लगा देना, कमजोर बच्चों पर मोहर लगा देना कि इनका आईक्यू लेवल कम है या ये पढ़ने में बेकार हैं, कम बुद्धि है इनमें, है ना। तो ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ए आर दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है, एक गलत है। ए और आर दोनों सही है? नहीं, ये भी नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है? बच्चों की सक्रिय सहभागिता, लचीला समूह रचना, सक्रिय अध्यापक, दंड और पुरस्कार पर ध्यान। तो दोस्तों प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है सक्रिय सहभागिता, लचीला समूह, सक्रिय अध्यापक, लेकिन दंड और पुरस्कार ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होती। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वह एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। दोस्तों कंठस्थीकरण का मतलब होता है रट्टा लगाना या याद करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हमारा वैसे भी कट जाता है। तो राशि क्या कर रही है? बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग कर रही है। उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक प्रश्न बनाए। तो ये क्या है? ये है बाल केंद्रित। दोस्तों क्या होगा? ये होगा बाल केंद्रित। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, क्रिया विधि को प्रोत्साहित करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को दोस्तों हतोत्साहित तो नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है ना, प्रोत्साहित करती है। क्रिया विधि को प्रोत्साहित करती है,
ये हो सकता है क्रियाविधि को प्रोत्साहित करती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, नहीं करती। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक समावेशी कक्षा कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहाँ पर सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और नॉर्मल कम बुद्धि वाले बच्चे, सामान्य बच्चों से भी कम बुद्धि वाले बच्चे एक साथ एक कक्षा में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं समावेशी कक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए विशेष सेक्शन बनाने चाहिए, दोस्तों नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए कि जो बच्चा अच्छा लेवल पर है उसको अलग समूह में रखें, जो बच्चे सामान्य हैं उनको अलग से भी समूह में रखें, और जो बच्चे बिल्कुल कम बुद्धि के हैं उनको अलग समूह में रखें। दोस्तों ऐसा भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया, पृथक करना, समूह बनाना, अलग करना, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। दोस्तों सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी जिसे अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? उसको हमें समावेशी कक्षा में शिक्षा देनी है, तो उसको कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी उसके लिए? अत्यधिक संरचनावाद कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षक मौखिक अनुदेशन से होता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार समय के अनुसार कार्य करते हैं, ये हो सकता है। कक्षा में जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठे रहें, हिले ना ही आपस में एक दूसरे से किसी समस्या पर चर्चा करें, बिल्कुल नहीं। कक्षा में जहां अध्यापक चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशा द्वारा हो, नहीं, ये भी नहीं दोस्तों। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर होगा। दोस्तों ADHD इसको बोलते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता बीमारी को क्या बोलते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म है ADHD। तो दोस्तों ऐसे बच्चों को जो है समय और स्थान संबंधी लचीली व्यवस्था और उच्च रुचि वाली गतिविधियों की तलाश रहती है, ठीक है ना। वे स्कूल में एक सक्रिय पाठ्यक्रम और सक्रिय घरेलू वातावरण के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। दिन भर में शारीरिक और गामक गतिविधियों को शामिल करने से इनकी सफलता का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि के वर्गीकरण में है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो दोस्तों अपसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है, ठीक है ना। अपसारी चिंतन एक ही समस्या को कई तरह से हल करना, कई तरीकों से हल करना और पहले से कम समय लगाकर हल करना, क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन। तो जो बच्चे अपसारिक चिंतन करते हैं उनमें सृजनात्मक बुद्धि पाई जाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है माली में, या फिर जिन्हें प्रकृति से प्यार हो, जिन्हें पेड़ पौधों, जीव जंतु से लगाव हो। क्वेश्चन नंबर 20, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? दोस्तों पठन मतलब बोलना, बोलने से संबंधित, ठीक है ना। किससे? बोलने से संबंधित। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पठन वैकल्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है ना। जिनको पठन संबंधी या डिसलेक्सिया संबंधी दिक्कत है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में, गामक संरचरण में, चित्र बनाने में, या फिर सुनने में। दोस्तों सुनने में कोई नहीं आएगी, ठीक है ना। चित्र बनाने में भी नहीं आएगी, गामक संचरण में नहीं आएगी, उनको आएगी पढ़ने और लिखने में। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा।
दोस्तों डिसलेक्सिया की प्राथमिक लक्षण जो होते हैं वे इस प्रकार होते हैं। इसके जो प्राथमिक लक्षण हैं वो किस प्रकार होते हैं या कौन कौन से हैं? दोस्तों पढ़ने में कठिनाई, धीमा सीख बोलते हैं या धीमा सीखते हैं, ठीक है ना। प्रवाह मतलब लगातार नहीं बोल सकते, ठीक है ना। शब्दों की वर्तनी में, यहाँ तक कि सामान्य शब्दों के साथ सटीक रूप से सीखने में भी इनको कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं वे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। वो एसएससी हो, चाहे यूपी टेट हो, यूपी पैट हो, या अदर कोई सा भी कंपटीशन हो, इन सब की तैयारी और प्रैक्टिस हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो ध्यान रखना, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, ये नहीं है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा A, B, D यानी पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब बच्चे कुछ गृह कार्य या कार्य करते हैं और उनमें गलतियां करते हैं तो उनके विश्लेषण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण करना। मैंने कहा था श्रेणीबद्ध, पृथकीकरण या अलग करना, ऐसा कोई भी पॉइंट हो, कोई भी विकल्प हो, उसको बिल्कुल जो है क्रॉस कर देना। बच्चों की सोच चिंतन को समझना, हाँ ये हो सकता है। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, दंड देना, मारना, ठीक है ना, या बच्चों पर तंज कसना, बच्चों को कक्षा से बाहर भेज देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, ये भी कट जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। तो विद्यार्थियों को बच्चों की सोच चिंतन को समझना। त्रुटियों का विश्लेषण का मतलब होता है ताकि एक शिक्षक बच्चों की सोच और उसके चिंतन को समझ सके कि बच्चा कैसे सोचता है और किस प्रकार चिंतन करता है। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो दोस्तों किससे होता है? तो दोस्तों अधिगम जो होता है मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी जो है अधिगम प्रभावित होता है, और अध्यापक से भी अधिगम प्रभावित होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक रचनावाद, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये है सामाजिक रचनावाद। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक रचनावाद विचार विमर्श और सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देता है, जो छात्रों के बीच या छात्रों से शिक्षकों के बीच सहयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, कंठस्थीकरण याद करना, रट्टा मारना हो तो बिल्कुल जो है वो क्रॉस कर देना उस ऑप्शन को। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, इससे तो उस पर बच्चे पे प्रेशर आ जाएगा।
खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है बस परीक्षाओं में ही नंबर अंक ज़्यादा लाएं और बच्चे जो है कुछ भी ना सीखें, बस रट्टा मारें और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। क्या यही अधिगम होता है दोस्तों? ये अधिगम नहीं होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। उनके व्यवहारात्मक ज्ञान से जोड़कर, उनके वास्तविक ज्ञान से जोड़कर, बाहरी जीवन से, कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़कर उनको अधिगम कराना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। संवेगों के नियमन की तकनीक, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। दोस्तों स्मृति, याद करना, कंठस्थीकरण, रट्टा लगाना, ये सब क्या है? ये सब एक है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, स्मृति। स्मृति को दोस्तों निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स, निमोनिक्स, ठीक है ना। तो स्मृति जो है ये छात्रों को सूचनाओं के बड़े बड़े चंक को याद करने में, विशेष रूप से विशेषताओं, चरणों, भागों आदि ऐसी सूचनाओं को याद करने के रूप में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मोहित करेगी? रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन या फिर खोजबीन। दोस्तों किसे करेगी? देखो रट के सीखना तो यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि एक बच्चा कक्षा 3 का है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाता है ना। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के बाद जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है। तो यह कौन सी युक्ति को सम्मोहित करेगी? रटकर सीखना नहीं। बच्चों के दृष्टिकोण जानना, बिल्कुल। समालोचनात्मक चिंतन जानना, बिल्कुल। खोजबीन करना, बिल्कुल। तो बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 28, कथन ए, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अधिगम अर्थपूर्ण हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। बिल्कुल ऐसा भी होना चाहिए दोस्तों। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या। दोस्तों यहाँ आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ए और आर दोनों सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यार्थी एलिजा, जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रहता, पक्षपात। तो दोस्तों वह जो है हर परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखती है, और परीक्षा में असफल हो गई किस कारण से, वो इसका कारण किसको बताएगी? तो वो इसका कारण उसकी खुद की कमी को बताएगी, ठीक है, उसकी योग्यता में कमी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों आमतौर पर जो है बच्चे अपनी असफलता का या अपने फेल होने का कारण क्या है? कहते हैं कि हार्ड सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, लंबा विस्तृत पाठ्यक्रम है, या शिक्षक ने हमें पढ़ाया नहीं, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, है ना। ये सब जो है बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों अभिप्रेरित से मतलब है बच्चा कुछ भी सीखने जानने के लिए अंदर से, स्वयं से बच्चे में रुचि हो, ताकि बच्चा जो है अभिप्रेरित होकर जिस भी अधिगम को ग्रहण करेगा तो वो अधिगम क्या होगा? स्थायी होगा, ठीक है। उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। दोस्तों बच्चों में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी बच्चों को अलग करना चाहिए, ना ही कभी बच्चों के समूह बनाने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन हो तो उसको तुरंत काट देना।
बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। बच्चों में अगर डर और चिंता पैदा करोगी तो बच्चे अभिप्रेरित नहीं होंगे, वे हतोत्साहित होंगे। ठीक है। भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, नहीं दोस्तों, भौतिक पुरस्कार देने से बच्चे अभिप्रेरित नहीं होते हैं। बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना। बच्चों की जो भी जिज्ञासा है, जो भी सवाल है, बच्चों की जो भी प्रश्न है, एक शिक्षक को सहजता के साथ सरलता पूर्वक उसके उत्तर बच्चे को बताने चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर बच्चे की जिज्ञासा शांत होगी तो बच्चे में अभिरुचि बढ़ेगी। ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं होगी तो उसकी अभिप्रेरणा या अभिरुचि भी खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत सवाल जवाब करता है और जब तक उसके सवाल का जवाब दिए जाते हैं वो एक ना एक नया क्वेश्चन बनाता जाता है, कुछ ना कुछ नया पूछता जाता है ना। ये होती है बच्चे की जिज्ञासा। अगर उसको आप पहले शुरू में ही डांट दोगे ना तो क्या करेगा, बच्चे के सब सवाल बंद, ठप। अब बच्चा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको क्या करा, डिमोटिवेट कर दिया। अब बच्चा अभिप्रेरित नहीं है, अब बच्चे में जिज्ञासा नहीं रही। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों का आईक्यू बुद्धि लाब्धि क्या होता है। सामान्य बच्चों का पूछ रहा है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सामान्य बच्चों का बुद्धि लाब्धि क्या होती है या आईक्यू लेवल क्या होता है। 90 से 110, 25 से 55, 55 से 85 या फिर 130 प्लस। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रकार के कंपटीशनों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।